नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और आज के जो प्रश्न हैं वो बहुत अच्छे हैं। और ये टेस्ट आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ मैं, ताकि आप अपना आंकलन कर सके। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं, हमारी कोचिंग के भी हैं, कुछ अदर फ्रेंड भी हैं, जिन्हें लगता है कि हमारा बेसिक बहुत मजबूत हो गया है। एक बार वो आज का जो टेस्ट है इससे रूबरू हो और अपना आंकलन ज़रूर करे, और वो कितने पानी में है खुद आके, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन को हल्के में ना ले, क्योंकि लगभग क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं और परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो हर क्वेश्चन को बारीकी से देखें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो क्वेश्चन आपके लिए नया है उसे आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहें। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला है आपका, कला की भाषा जिन अवधारणाओं पर आधारित है उन्हें क्या कहा जाता है? कला की भाषा जिन अवधारणाओं पर आधारित है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके लिए षडांग, कला के तत्व, संयोजन के सिद्धांत या दृश्य कला। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कला के तत्व। कला की भाषा जिन अवधारणाओं पर आधारित है उन्हें हम कला के तत्व कहते हैं, ठीक है। जो हमारी कला है इसके जो तत्व होते हैं वो है आपके 6 तत्व होते हैं: रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल। ये आपके चित्रकला के या कला के तत्व कहलाते हैं। और उसके साथ ही आपके अंग और सिद्धांत भी होते हैं: रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य, वर्णिका, भंग। ये आपके अंग या षडांग कहलाते हैं। और रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल ये आपके तत्व हैं। और सिद्धांत आपके सहयोग, संतुलन, सामंजस्य, प्रभाविता, प्रमाण, प्रभाव ये आपके सिद्धांत होते हैं। यहाँ से आपका हर बार हर एक परीक्षा में कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन निकलता है। कभी आपको सिद्धांत देकर क्वेश्चन कर लिया जाता है कि ये आपका तत्व है या सिद्धांत है, या आपका तत्व ऑप्शन में देकर पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, तत्व है, सिद्धांत है, या आपका चित्र षडांग है या अंग है। तो आप इन चीज़ों को बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद रखें, ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो ये क्वेश्चन जो था आपका, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी है, कला के तत्व। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर खींची जाती है या किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके लिए अनुभूत रेखाएं, बौद्धिक रेखाएं, निश्चित रेखाएं या आभासी रेखाएं। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक रेखाएं कहलाती है। जब हम किसी उद्देश्य को लेकर रेखाओं को खींचते हैं, मान लीजिए हमें बुद्ध का अंकन करना है या पद्मपाणि बोधिसत्व का अंकन करना है, या कोई भी हमारा जो टॉपिक है उसे लेकर हम कोई विचार करते हैं, और उससे विचार लेकर जब हम किसी रूप का निर्माण करते हैं तो वो हमारा बौद्धिक रेखा कहलाती है। आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिप्रेक्ष्य का प्रयोग कर किया गया प्रत्यक्ष चित्रण जो वस्तु के आयतन का सामंजस्य स्थापित करता है उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। परिप्रेक्ष्य का प्रयोग कर किया गया प्रत्यक्ष चित्रण जो वस्तु के आयतन का सामंजस्य स्थापित करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास सीमांत रेखा, सांकेतिक रेखा, स्वतंत्र रेखा या प्रतिरूपात्मक रेखांकन। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, आपका सांकेतिक रेखांकन कहलाता है। साथियों, आप मेरे साथ साथ अपने मन में अपना आंसर का सुझाव करते रहें, क्योंकि मेरे जवाब बताने से पहले आप अपना इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चुन लें। अपना आंकलन इसलिए साथ साथ करते रहें, जब मैं क्वेश्चन को पढूं तो आप उसका आंसर इन 4 ऑप्शन में से चुन लें और
मेरे बताने के बाद अपना आंसर चेक कर ले कि हमने कौन सा राइट किया था और कौन सा बताया गया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सके कि आपने इन 50% में से कितने राइट किए हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसका राइट जवाब आपका बी ऑप्शन होगा, सांकेतिक रेखांकन कहलाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, छाया प्रकाश के माध्यम से किया गया रेखांकन क्या कहलाता है। छाया प्रकाश के माध्यम से किया गया रेखांकन क्या कहलाता है। ऑप्शन है सीमांत रेखांकन, सांकेतिक रेखांकन, स्वतंत्र रेखांकन या प्रतिरूपात्मक रेखांकन। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सीमांत रेखांकन कहलाता है। छाया प्रकाश के माध्यम से किया गया रेखांकन आपका सीमांत रेखांकन कहलाता है, क्योंकि इसमें रेखाएं केवल मतलब कि जो है प्रकाश गंध का आभास कराती है, इसलिए वो सीमांत रेखांकन कहलाती है छाया प्रकाश के माध्यम से। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि छाया प्रकाश के माध्यम से किया गया रेखांकन आपका सीमांत रेखांकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कहाँ के कलाकार अपने रेखांकन के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बार बार रिपीट होता है। निम्न में से कहाँ के कलाकार अपने रेखांकन के लिए प्रसिद्ध है या जाने जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास इटली, फ्लोरेंस, ग्रीक या फ्रांस। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी राइट होगा, फ्लोरेंस के कलाकार जो है वो अपने रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आपका एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि कहाँ के कलाकार अपने रंगांकन के लिए जाने जाते हैं। ये आपका रेखांकन हो गया, जिसके लिए आप फ्लोरेंस राइट करेंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आ जाए रंगांकन, रंगांकन कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये है आपका वेनिस का, वेनिस का रंगांकन प्रसिद्ध है और रेखांकन फ्लोरेंस का, आप याद रखेंगे। और ये उक्ति हमारे सामने कब आती है, जब गुफा संख्या 16 में जो मरणासन राजकुमारी नामक चित्र उपस्थित है या पाषाण की भित्ति पर उकेरा गया है, उस चित्र को देखकर जब गिरफित मोद्य एक उक्ति कहते हैं कि फ्लोरेंस का रेखांकन और वेनिस का रंगांकन प्रसिद्ध है, लेकिन अजंता के भाव के सामने वे भी फीके पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ ये बात कहता है और ये उक्ति कहता है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्रकला में रेखांकन के कौशल को क्या कहा जाता है। चित्रकला में रेखांकन के कौशल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है लाइन ड्राइंग, ऑप्शन बी इलिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी ड्राफ्टमैनशिप और ऑप्शन डी है आपका ड्राइंग। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, आपका ड्राफ्टमैनशिप कहलाता है आपका रेखांकन का कौशल। आप याद रखेंगे, रेखांकन का कौशल आपका ड्राफ्टमैनशिप कहलाता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्र सूत्र में रेखा के कितने प्रकार बताए गए हैं। चित्र सूत्र में रेखा के कितने प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन है आपके पास 4, 5, 2 या 3। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। 3 प्रकार के रेखांकन चित्र सूत्र में बताए गए हैं, आप याद रखेंगे। अब आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि जो रेखा बताई गई है 3 प्रकार की चित्र सूत्र में, वे कौन कौन सी है। तो दोस्तों एक तो है आपकी बिंदुवर्तना, नंबर 1 पे आपकी है बिंदुवर्तना, नंबर 2 पे है आपकी पत्रवर्तना और नंबर 3 पे आती है आपकी अहिरिक वर्तना।
ये 3 प्रकार की रेखाएं चित्र सूत्र में बताई गई है। बिंदु वर्तना, प्रत्रवर्तना और अहिरिक वर्तना, ये 3 प्रकार की रेखा आपकी चित्र सूत्र में बताई गई है। ठीक है, वैसे आपकी रेखा 2 प्रकार की होती है, सरल रेखा और वक्र रेखा, लेकिन चित्र सूत्र में 3 प्रकार की बताई गई है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, चित्र सूत्र के अनुसार कौन सा रेखा का प्रकार नहीं है। चित्र सूत्र के अनुसार कौन सा रेखा का प्रकार नहीं है। देखो ये आपके सामने आ ही गया अगला क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास पत्रवर्तना, ऑप्शन बी है आपका मिश्र वर्तना, ऑप्शन सी अरहिक वर्तना और ऑप्शन डी है आपका बिंदु वर्तना। तो दोस्तों इसमें जो नहीं है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वर्तना आपका रेखा का प्रकार नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी पीछे ही बताया है कि पत्रवर्तना, अरहिक वर्तना और बिंदु वर्तना ये तीनों रेखा के प्रकार है जो चित्र सूत्र में बताई गई है। मिश्र वर्तना आपका नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंकन के आधार पर रेखाओं को कितने भागों में बांटा गया है। अंकन के आधार पर रेखाओं को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन 2 प्रकार, 5, 7 या 6। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए, अंकन के आधार पर रेखाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। सरल रेखा नंबर 1 पे आती है आपकी सरल रेखा और नंबर 2 पे आती है आपकी वक्र रेखा। ठीक है, ये आपकी अंकन के आधार पे है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, चित्र सूत्र के किस अध्याय में रूप निर्माण के संबंध में व्याख्या दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हर बार एग्जामिनर जो चित्र सूत्र के अध्याय हैं 9, उन 9 अध्यायों में जो नाम दिए गए हैं तो उसमें हर बार वो रूप निर्माण या प्रतिमा शास्त्र, रूप निर्माण या प्रतिमा शास्त्र से क्वेश्चन करते हैं। लेकिन यहाँ जो रूप निर्माण नहीं, चित्र निर्माण या प्रतिमा शास्त्र का संबंध किस अध्याय से है, इस प्रकार से पूछता है बार बार। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग कर दिया आपके लिए, इसमें मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि चित्र सूत्र के जो 9 अध्याय हैं उसमें रूप निर्माण का संबंध कौन सी जो संख्या है किस व्याख्या में दिया गया है, 9 अध्यायों में से कौन से अध्याय में दिया गया है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, ए है आपका 3रे अध्याय में, बी ऑप्शन में 2रे अध्याय में, सी ऑप्शन है आपका 7वें अध्याय में और डी ऑप्शन है आपका 8वें अध्याय में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। 8वें अध्याय में रूप निर्माण का या रूप निर्माण की व्याख्या दी गई है, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों आपका एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि जो चित्र सूत्र के जो ये 9 अध्याय हैं जिसका मैंने अभी चर्चा किया है, इन 9 अध्यायों का प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो इसका जो जवाब है वो है आपका सही जवाब अजंता गुफा। अजंता गुफा में चित्र सूत्र के 9 अध्याय हमें देखने को मिलते हैं, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है। मतलब कि जब एक बार हम टेम्परा का प्रयोग कर ले किसी पृष्ठभूमि पर या किसी धरातल पर हम टेम्परा का प्रयोग कर ले तो उसके ऊपर हम किस रंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट जवाब है उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, जल रंग, खनिज रंग, तेल रंग या एक्रेलिक रंग। तो दोस्तों मुख्य रूप से उसमें हम एक्रेलिक रंग का प्रयोग करते हैं, आप याद रखेंगे। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है तो एक्रेलिक रंग का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला विज्ञापन एजेंसी खुली थी। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी, ये कहाँ खुली थी। ऑप्शन है आपके पास गोवा में, मुंबई में, कोलकाता में या हैदराबाद में। तो इसमें जो आपका दोस्तों राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी जो खुली थी वो मुंबई में खुली थी, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वुडकट तकनीक का विकास कब और किस शैली के
चित्रकारों द्वारा हुआ है? भारत में वुडकट तकनीक का विकास कब और किस शैली के चित्रकारों द्वारा हुआ है? ऑप्शन बंगाल शैली के, कंपनी शैली के, पहाड़ी शैली के या मुगल शैली के। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। कंपनी शैली के समय वुडकट तकनीक का विकास भारत में हुआ था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटचित्रण कहाँ की लोक कला है? पटचित्रण कहाँ की लोक कला है? ऑप्शन है आपके पास बंगाल की, उड़ीसा की, बिहार की या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। उड़ीसा की लोक कला है आपकी पटचित्रकला। लेकिन पटचित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? ये दोस्तों लगता है आपका नाथद्वारा का। नाथद्वारा अपने पिछवाई चित्रण के लिए जाना जाता है और पटचित्रण के लिए। लेकिन पट लोक कला कहाँ की है? तब आप लगाएंगे उड़ीसा। पट लोक कला, पट लोक कला अगर आपके सामने आए कि पट लोक कला कहाँ की है तो लगाएंगे आप पटचित्रण या पट लोक कला उड़ीसा की। लेकिन पटचित्रण के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तब लगाएंगे आप नाथद्वारा। नाथद्वारा, इस चीज़ को आप भली भांति याद रखें। सिमिलैरिटी है क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा फेरबदल है जिसका आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने को हम क्या कहते हैं? तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिबोरी, ऑप्शन बी पैराफिन, ऑप्शन सी एनाकास्टिंग या ऑप्शन डी आपका फिक्सेटिव। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। एनाकास्टिंग कहलाता है। तेल के रंगों के साथ मोम का प्रयोग करके लगाने की विधि को हम एनाकास्टिंग कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन आपका नेट के एग्ज़ाम में और पीजीटी एग्ज़ाम में और टीजीटी तीनों जगह रिपीट हुआ है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रीप्रेस तकनीक का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन भी आपको ग्राफिक्स से संबंध रखता है, और ग्राफिक के भी 2-4% आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो आप किसी भी टॉपिक को ना छोड़े, हर टॉपिक का बार बार रिवीजन करते रहें ताकि आप किसी भी क्वेश्चन से अनभिज्ञ ना रहे। प्रीप्रेस तकनीक का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके पास फोटोग्राफी से, ऑप्शन बी वास्तु चित्रण से, ऑप्शन सी है आपका मुद्रण से और ऑप्शन डी है आपका चित्रकला से। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। मुद्रण कला से संबंध रखता है आपका प्रीप्रेस। प्रीप्रेस आपकी ग्राफिक तकनीक से संबंध रखता है। किसी रोज ये प्लेनोग्राफी के अंतर्गत आता है आपका प्रीप्रेस का संबंध। और कभी मौका मिलेगा तो ग्राफिक के विषय में मैं आपको बारीकी से उनके जो तथ्य हैं उन्हें समझाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्माण में तेल का प्रयोग या तेल के प्रयोग के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? साफ साफ आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो तेल रंग है, तेल रंगों का सबसे पहले प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिला है? तो आपके लिए ऑप्शन है अल्तामिरा गुफा, बामियान की गुफा, अजंता की गुफा या इनमें से सभी में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। बामियान की गुफाओं में हमें सबसे पहले तेल रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। वैसे तेल रंगों का प्रयोग जो है, अगर कलाकार की बात की जाए तो नीदरलैंड के कलाकार थे जॉन वॉन आइक और उसका भाई साथ था। इन दोनों भाई ने सबसे पहले तेल रंगों का आविष्कार किया था वेस्टर्न में। अगर बात की जाए भारत में तो भारत में सबसे पहले तेल रंगों का प्रयोग करने वाले कलाकार राजा रवि वर्मा हैं। और अगर आपका ऑप्शन में राजा रवि वर्मा ना हो तो आप अमृता शेरगिल को भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट राजा रवि वर्मा राइट होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि स्टाइल स्टाइल शब्द किससे बना है? ऑप्शन ए लैटिन शब्द से, ऑप्शन बी यूनानी शब्द से, ऑप्शन सी फ्रांसीसी शब्द से और ऑप्शन डी है आपका अंग्रेजी शब्द से। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। लैटिन शब्द से बना है आपका स्टाइल शब्द।
लैटिन शब्द से बना है आपका स्टाइल शब्द, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, टेम्परा चित्रण के लिए कौन से ब्रश का प्रयोग किया जाता है? टेम्परा चित्रण के लिए कौन से ब्रश का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गोल ब्रश का, ऑप्शन बी चपटे ब्रश का, ऑप्शन सी सेबल ब्रश का, और ऑप्शन डी है आपका फिल्बर्ट ब्रश का। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। सेबल ब्रश का प्रयोग किया जाता है टेम्परा चित्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज के जो क्वेश्चन हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज के ही नहीं, जो भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ उसमें सभी के सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, और आपको इस चीज़ का आभास तब होगा जब आप किसी एग्ज़ाम से रूबरू हो जाएंगे और आप फिर इन क्वेश्चनों का आंकलन परीक्षा में आए हुए प्रश्नों से करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना प्रतिशत आपको क्वेश्चन यहाँ से मिले हैं। फिलहाल जो साथी कोचिंग में साथ में पढ़े हैं या मेरे साथ पढ़े हैं तो उन्हें इनका बड़े अच्छे से पता होगा, लेकिन जो नए साथी जुड़े हैं उन्हें अभी इस चीज़ का नहीं आभास होगा। लेकिन जब आप किसी परीक्षा में बैठकर किसी एग्ज़ाम से रूबरू होंगे तब आपको इन क्वेश्चनों की अहमियत का पता चलेगा। तो मेरा बस आपसे यही अनुरोध है कि आप इनका बड़ी ध्यानपूर्वक लगातार रिवीजन करते रहें, क्योंकि ये आपको सफलता ज़रूर देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परत में काम किया जाता है वह कौन सा माध्यम है या मीडियम है जिसमें हम केवल एक कोट में काम करते हैं? ऑप्शन है एक कोट में या एक परत में। तो ऑप्शन है आपके पास जल रंग, तेल रंग, पोस्टर रंग या वॉश रंग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। पोस्टर कलर में हम एक परत में काम करते हैं, एकदम प्लेन, इसमें हम एक परत में काम करते हैं, आप याद रखेंगे। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेबर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी कब स्थापित की थी? फेबर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी कब स्थापित की थी? ऑप्शन है आपके पास 1661 में, 1761 में, 1861 में या 1961 में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। 1761 में फेबर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी की स्थापना की थी, आप याद रखेंगे। और दोस्तों जो ये पेंसिल है, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर की ग्रेफाइट है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। पूछ लिया जाता है कि उस काले को हम क्या बोलते हैं, तो ग्रेफाइट होता है ये। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो पेंसिल है, पेंसिल की माप कितनी होती है? और जब हम पेंसिल से किसी ड्राइंग को बनाते हैं तो जब वो जिस एंगल पे झुकती है वो कितने डिग्री पे होती है? आप इन दोनों प्रश्नों का जवाब कमेंट में लिख के ज़रूर बताएंगे। और साथियों मैंने कितने टेस्ट में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन लगभग 2-3% ही मुझे जवाब मिलते हैं। ऐसा ना करें, जब आप वीडियो देखें और मैं आपसे कोई क्वेश्चन कर लूँ तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप उसका जवाब ज़रूर लिख के भेजें। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि नहीं पता, ताकि आपको उसका जवाब मिल जाए, लेकिन अनदेखा ना करें क्योंकि इसमें आपका ही लॉस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन नंबर 21, इसका जो राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1761 में किया था। इसके साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, निम्नलिखित में से असंबंध कौन है? निम्न में से असंबंध कौन है, पहचानिए। ऑप्शन है आपके पास अनुपात, संतुलन, सहयोग और सामंजस्य। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन ए राइट है आपका, अनुपात। क्योंकि ये तीनों क्या है, ये चित्रकला के सिद्धांत है, और अनुपात क्या है, ये आपका तत्व है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त की जाती है या प्रयोग में लाई जाती है? अच्छी पेंसिल के निर्माण के लिए कौन सी पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपके पास शीशम, सिडार, पीपल या इमली। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, सिडार। सिडार वृक्ष की लकड़ी उत्तम मानी जाती है पेंसिल का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, धातु के रंग बनाए गए
या जो धातु के रंग हैं उन्हें हम बना के प्रयोग में कब लाया गया, उनका निर्माण कब हुआ। तो ऑप्शन है आपके पास 14वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी। तो दोस्तों इसमें जो आपका जवाब राइट है वो है आपका ऑप्शन डी राइट है आपका। 18वीं शताब्दी में धातु के रंगों का प्रयोग किया गया है या बनाए गए, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्रण की विधि क्या कहलाती है। चित्रण की विधि क्या कहलाती है। ऑप्शन माध्यम, पद्धति, तकनीक या साइजिंग। तो इसमें जो राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका, तकनीक। तकनीक चित्रण की विधि आपकी कहलाती है, तकनीक कहलाती है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग में लाए जाते हैं या उनका प्रयोग करते हैं। बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंगों का प्रयोग हम करते हैं। ऑप्शन टेम्परा, जल रंग, पेस्टल रंग या तेल रंग। तो इसमें जो आपका राइट जवाब होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पेस्टल रंगों का प्रयोग करते हैं हम बिना तुलिका के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके साथ ही हमारा, राष्ट्रीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम है। राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम है। ऑप्शन है आपके पास चलचित्र, ऑप्शन बी टेलीविज़न, ऑप्शन सी मैगजीन या ऑप्शन डी समाचार पत्र। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका, समाचार पत्र। राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन समाचार पत्र को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसे हम बड़ी आसानी से हर जगह जो सामान्य जन हैं उनके पास भी हम पहुंचा सकते हैं। क्योंकि कई लोगों की दिनहीन अवस्था ऐसी है कि उनके पास जो हमारा जैसे कि टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गए या जो भी सोशल मीडिया के जो साधन हैं उनका जो साधन है उनकी बहुत कमी है। तो इसलिए हम उन्हें हर जन तक नहीं पहुंचा सकते। लेकिन समाचार एक माध्यम ऐसा है, कहीं बैकवर्ड इलाका हो, कैसा भी क्षेत्र हो, वहाँ समाचार पत्र को पहुंचाया जा सकता है। इसलिए ये राष्ट्रीय विज्ञापन की श्रेणी में आता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले किस कृत्रिम रंग का आविष्कार हुआ है। सबसे पहले किस कृत्रिम रंग का आविष्कार हुआ है। ऑप्शन काले रंग का, ऑप्शन बी नीले रंग का, ऑप्शन सी बैंगनी रंग का और ऑप्शन डी है हमारा हरे रंग का। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी रंग का आविष्कार सबसे पहले किया गया था कृत्रिम रंगों की श्रेणी के रूप में, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसली है, वसली क्या है। ऑप्शन ए है हमारा माध्यम है, ऑप्शन बी पद्धति है, ऑप्शन सी तकनीक है, ऑप्शन डी है हमारा यह धरातल है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका, धरातल। वसली धरातल है, ये कई कागजों को चिपकाकर एक धरातल तैयार किया जाता है जिसे हम वसली कहते हैं। क्वेश्चन आपका ये भी आ जाता है कि वसली क्या है। तो दोस्तों वसली है 4-5 कागज को एक जगह चिपकाकर एक सतह बनाई जाती है या एक धरातल का निर्माण किया जाता है जिसे हम वसली कहते हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो इस प्रकार से है, कहाँ पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय बना था। कहाँ सबसे पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय बना है। ऑप्शन है आपका जर्मनी में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी क्यूबा में और ऑप्शन डी हमारा पोलैंड में। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड में सबसे पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय खुला था। और ये क्वेश्चन आपका 2021 की परीक्षा में भी आया हुआ है, ठीक है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधार कला शैली मुख्यतः है। गांधार कला शैली मुख्यतः है। ऑप्शन ए चित्र शैली, ऑप्शन बी स्थापत्य शैली और ऑप्शन सी मूर्ति शैली और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा, मूर्ति शैली कहलाती है। गांधार कला शैली को मुख्यतः हम मूर्ति शैली कहते हैं, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, स्तूप प्रतीक है। स्तूप को हम किस विषय वस्तु का प्रतीक मानते हैं। ऑप्शन ए चैत्य का, ऑप्शन बी विहार का,
ऑप्शन सी समाधि का और ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण का। तो दोस्तों इसमें जो राइट जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वैसे तो दोनों ऑप्शन राइट है हमारे, इसे हम महापरिनिर्वाण का भी और समाधि का भी प्रतीक मानते हैं, बस ये जो ऑप्शन है दो लगातार आ गए हैं, इसलिए आप दोनों को रखें। दोनों आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि जो स्तूप है वो क्या होते हैं, वो समाधि होती है, ठीक है। और जो भगवान बुद्ध ने मृत्यु हुई थी उनकी, तो हमने मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा है, तो दोनों से आपका संबंध आ जाता है। लेकिन अगर आपका कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन एक साथ देखने को मिल गए आपको, कि ऑप्शन में आपका समाधि भी है और महापरिनिर्वाण भी है, तो दोस्तों आप पहले जो है पहले आप लगाएंगे समाधि। स्तूप समाधि का प्रतीक है, ऑप्शन में ना हो तो आप फिर लगाएंगे महापरिनिर्वाण का प्रतीक कहलाता है। दोनों साथ में है तो समाधि फर्स्ट, नहीं तो आपको अलग अलग मिलेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांची और भरूच के स्तूप का निर्माण काल क्या है? सांची और भरूच के स्तूप का निर्माण काल क्या है? ऑप्शन ए मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल या सातवाहन काल। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी शुंग काल। आपका सांची भरूच एक साथ आया है इसलिए शुंग काल जाएगा, केवल सांची पूछा जाता तो हम लगाते हैं मौर्य काल। लेकिन जो सांची का स्तूप है इसके तोरण द्वार, इसमें यक्षिका निर्माण, तो ये दो तीन वंश के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन दोनों साथ में पूछा जाए जैसे कि सांची भरूच का, तो शुंग काल मोस्टली जाता है। तो आप याद रखें कि जो सांची और भरूच है इसका जो निर्माण है वो शुंग काल में हुआ था, आप याद रखें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, विश्वविख्यात महेश रोकट मूर्ति का संबंध कहाँ से है? विख्यात महेश रोकट मूर्ति कहाँ है, यह कहाँ से संबंध रखती है? ऑप्शन है आपके पास अमरावती स्तूप, बादामी गुफा, एलिफेंटा गुफा या सारनाथ स्तंभ। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, एलिफेंटा से संबंध रखती है महेश रोकट मूर्ति, इसको आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, कानपुर में, जयपुर में या आगरा में? तो इसमें जो राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी का मकबरा आपका दिल्ली में है, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेली का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तेली का मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, आपका मध्य प्रदेश में है। तेली का जो मंदिर है वो आपका ग्वालियर में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, कानपुर में या खजुराहो में। तो इसमें आपका राइट जवाब है खजुराहो में। साथियों जो आपका 64 योगिनी का मंदिर है ये खजुराहो के सबसे प्राचीन मंदिर माने जाते हैं। क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जो आपका खजुराहो है, खजुराहो के सबसे प्राचीन मंदिर कौन से हैं? तो 64 योगिनी के मंदिर सबसे प्राचीन माने जाते हैं, लेकिन खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर क्या है? तो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ का कंदरिया महादेव मंदिर, आप याद रखें। सबसे विख्यात मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर 64 योगिनी मंदिर, आप याद रखें। और जो खजुराहो के जो मंदिर है ये आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कितने मंदिर प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों यहाँ से 85 मंदिर प्राप्त हुए थे, लेकिन वर्तमान समय में 25 मंदिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं, आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, मौर्य युगीन टेराकोटा मूर्ति शिल्पों का सबसे समृद्ध संग्रह कहाँ है? मौर्य युगीन टेराकोटा मूर्ति शिल्पों का सबसे समृद्ध संग्रह कहाँ है? ऑप्शन ए सारनाथ संग्रहालय में, ऑप्शन बी कला भवन संग्रहालय में, ऑप्शन सी पटना संग्रहालय में और ऑप्शन डी है हमारा ग्वालियर संग्रहालय में। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट जवाब है वो है हमारा पटना संग्रहालय, ऑप्शन सी राइट है हमारा, पटना संग्रहालय में स्थित है।
मौर्ययुगीन टेराकोटा के जो मूर्ति शिल्प है हमें सबसे ज़्यादा पटना संग्रहालय में देखने को मिलते हैं, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से एक संगमरमर से बनी डेकोरेटिव मंदिर है। इनमें से एक संगमरमर से निर्मित डेकोरेटिव मंदिर है। ऑप्शन ए विष्णुपुर, ऑप्शन बी हम्पी के मंदिर, ऑप्शन सी खजुराहो के मंदिर और ऑप्शन डी है हमारा दिलवाड़ा माउंट आबू के मंदिर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दिलवाड़ा के माउंट आबू के जो मंदिर है वो अपनी संगमरमर की नक्काशी के लिए विख्यात है और बहुत प्रसिद्ध है, आप याद रखिए। जो दिलवाड़ा का माउंट आबू जो मंदिर है जो राजस्थान में है, इसका निर्माण किसने करवाया था या इसके वास्तुकार कौन थे, इसका जवाब भी आप कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा देखते हैं किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, सांची की सालभंजी का यक्षी आकृति किस काल में बनी है या किस काल की देन है। सांची की सालभंजी का यक्षी आकृतियाँ किस काल की बनी हुई है या किस काल की देन है। ऑप्शन है आपके पास आंध्र सातवाहन काल, आंध्र काल, ऑप्शन बी चंदेल काल, ऑप्शन सी गुप्त काल और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा, आंध्र सातवाहन काल की देन है या आंध्र काल की देन है सांची की सालभंजी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, भुक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया था। भुक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए शंकुक ने, ऑप्शन बी भट्टलोलट ने, ऑप्शन सी भट्टनायक ने और ऑप्शन डी है हमारा अभिनव गुप्त ने। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा, भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया था भट्टनायक ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अलंकरण का सिद्धांत किसने दिया था। अलंकरण का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन भामा ने, दंडी ने, कुंतुक ने या आनंदवर्धन ने। तो इसमें जो राइट जवाब होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा, भामा ने दिया था अलंकरण का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। इसके साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, आकांक्षा का प्रभाव प्रकट होता है। आकांक्षा का प्रभाव प्रकट होता है। ऑप्शन ए कणवत रेखा से, ऑप्शन बी लंबवत रेखा से, ऑप्शन सी कठोर रेखा से और ऑप्शन डी हमारा क्षैतिज रेखा से। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी राइट है हमारा। तो इसमें जो राइट है हमारा, आकांक्षा का प्रभाव जो प्रकट करती है वो लंबवत रेखाएं करती हैं, आप याद रखें। इसके साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, इनमें से शीत वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए पीला रंग, ऑप्शन बी नारंगी रंग, ऑप्शन सी काला रंग और ऑप्शन डी हमारा हरा रंग। तो इसमें जो दोस्तों राइट जवाब है वो है आपका हरा रंग। कभी कभी नीला रंग भी दे देते हैं, दोनों ही रंग पूछे जाते हैं, दोनों ही हमारे शीत रंग कहलाते हैं, नीला और हरा रंग। ये भी आपका पारिवारिक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा जाता है या क्या कहा गया है। ऑप्शन है धरातल, भूमि बंधन, स्थान या डी है आपका क्षेत्र। तो साथियों इसमें जो हमारा राइट जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को हम स्थान कहते हैं, ठीक है। अगर होता आपका कि सम्रांगण सूत्रधार में क्या कहा गया है, तो सम्रांगण सूत्रधार में हम कहते हैं भूमि बंधन। अंतराल को सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन कहते हैं। अगर आपका होता अभिलाषिता चिंतामणि होता अगर ग्रंथ आपका, तो उसमें अंतराल को कहते हैं हम स्थान निरूपण, ठीक है। तीनों को याद रखें। वैसे तो आपका मोस्टली सम्रांगण सूत्रधार में क्या कहा गया है अंतराल को, तो भूमि बंधन, या विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कहा गया है स्थान। ये दो ही बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन आप फिर भी इन तीनों को याद रखें ताकि आप गलती ना करें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हमारा व्यक्ति चित्रण, ऑप्शन बी फिटका चित्रण, ऑप्शन सी श्याकलम और ऑप्शन डी जेनर चित्र। तो साथियों इसमें जो हमारा राइट जवाब है वो है ऑप्शन डी, जेनर चित्र कहलाते हैं। ठीक है, जनसाधारण चित्रों को हम जेनर चित्र भी कहते हैं, आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णिम विभाजन का नियम क्या है? स्वर्णिम विभाजन का नियम क्या है? प्रभाविता का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत या अनुपात का सिद्धांत? तो इसमें जो राइट जवाब है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है, अनुपात का सिद्धांत कहलाता है। और ये अनुपात होता है 2:3, जिसे हम स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत भी कहते हैं। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, एक ताल बराबर कितना अंगुल होता है? एक ताल बराबर कितना अंगुल होता है? ऑप्शन है 8, 7, 12 या 9। तो इसमें जो राइट जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, 12 अंगुल होता है एक ताल बराबर। ठीक है, और ये एक सिर के बराबर होता है, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। स्थिर मुख आकृति होती है, स्थिर मुख आकृति होती है गोल, सवाचसम, अंडाकार या ये सभी? तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार होती है। स्थिर मुख आकृति आपकी अंडाकार होती है, ऑप्शन सी राइट आपका। और साथियों आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी निकल जाता है कि अंडाकार जो क्षेत्र है उस अंडाकार क्षेत्र में रूप निर्माण किस शैली में हुआ है? तो ये आपका हुआ है पहाड़ी शैली में। अंडाकार आकृति में रूप निर्माण आपका पहाड़ी शैली में हुआ है, ये आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। चलते हैं साथियों आज की वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंगों को हम क्या कहते हैं? सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंगों को हम क्या कहते हैं? शीत रंग, पृष्ठगामी रंग, अग्रगामी रंग या धूमिल रंग? तो साथियों इसमें जो हमारा राइट जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा, अग्रगामी रंग कहलाते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम जो दृष्टि को आकर्षित करते हैं, प्रभावित करते हैं, उन्हें हम अग्रगामी रंग कहलाते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये था साथियों आज की वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों अच्छे लगने से अभिप्राय है कि आप जब किसी परीक्षा में बैठेंगे तो उम्मीद है आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रूबरू हो आप उनसे, और आप उनका आनंद लें और उनसे लाभ उठाएं। तो साथियों आज की इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और दोस्तों मेरा आपसे यही अनुरोध और निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका जवाब ज़रूर दें। धन्यवाद।